नमस्कार दोस्तों, द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 6 to 12 का एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। और जो टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, जो पाठ डेली, उसका लास्ट में एमसीक्यू भी लगाते हैं उसी लेसन से संबंधित। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्लास 6 का काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है, बहुत सारा टॉपिक, जो हिस्ट्री भी ख़त्म हो चुका, पॉलिटी भी ख़त्म हो चुका। अब बाकी हम लोग कर रहे हैं साइंस और ज्योग्राफी, और वो भी लगभग इस सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। इसी ऐसे चलते चलते क्लास 12 तक हम लोग जाएंगे और फिर आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास 6 का लेसन नंबर 2 नाम है भोजन के घटक। खाद्य पदार्थ के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम लोग। देखिए, चूँकि ये हम लोग एक पीडीएफ के द्वारा अध्ययन करेंगे और ये पीडीएफ कर लेंगे, तो इतना निचोड़ है ये कि फिर आपको बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। खाद्य पदार्थ के बारे में सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार के कच्ची सामग्रियों से बना होता है, और वही कच्ची सामग्रियों से बना होता है। जो कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होता है? पादप या जंतु से प्राप्त होता है। ये क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थ कहलाता है। पोषक किसे कहते हैं? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। दो चीज़ के लिए, वृद्धि करने के लिए और कार्य करने के लिए हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। कौन? पोषक। पोषक किसे बोलेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये पोषक तत्व हैं, तो यही सब पोषक तत्व से पोषक मिलेगा हमारे शरीर को, जिससे हमारे शरीर वृद्धि करती है और कार्य करने की ऊर्जा इससे मिलती है। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब एक एक करके जितना भी पोषक तत्व है सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं कि एनर्जी देने का सबसे अच्छा काम यही करती है हमारे शरीर को। कौन? कार्बोहाइड्रेट। आगे क्या कह रहा है? तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड और शर्करा के रूप में होते हैं हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और किस में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? तो चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का और पपीता में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए दोस्तों, जो हम लोग कवर अभी कर रहे हैं वो क्लास 6 का कोई बच्चा भी आपके घर में होगा, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये सेक्शन अगर कर लेता है तो उसे विद्यालय में भी जो ये टॉपिक कवर होगा उसमें उसे काफ़ी आसानी होगी। चलिए आगे कह रहा है प्रोटीन के बारे में। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ में अगर आपको बैंगनी रंग मिले तो समझ जाइएगा कि वो प्रोटीन है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है बैंगनी रंग। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होती है। मुख्य रूप से प्रोटीन आवश्यक होता है शरीर की वृद्धि के लिए। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा है जिसका शरीर बढ़ रहा है, नवजात शिशु है, उसका शरीर बढ़ता है और एक खास समय के लिए बढ़ता है, उस समय के लिए प्रोटीन बच्चा को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका शरीर ढंग से वृद्धि कर पाए। और दूध तो नियमित देना चाहिए, क्योंकि दूध में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। और दाल का जो पानी होता है उसमें भी प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ऐसे तो सोयाबीन वगैरह में होता ही है। तो वो सब मतलब प्रोटीन युक्त भोजन जो बच्चा शरीर वृद्धि कर रहा है उसे देना ही देना होता है। अच्छा, आगे देखिए प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं, किसमें प्रोटीन पाया जाता है? तो पादप से प्राप्त होता है। जैसे पादप से हम लोग चना प्राप्त करते हैं, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, ये सब जब प्राप्त करते हैं इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। चना, मटर, राजमा, मूंग और सोयाबीन। जंतु से प्राप्त होता है मांस, अंडा, मछली, दूध, पनीर, ये सभी में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए वसा।
कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे कागज पर अगर तेल के धब्बा गिर जाता है तो आप कभी ऐसा महसूस भी किए होंगे कि कागज पे तेल का ऐसा धब्बा गिर जाएगा तो क्या हो जाता है ना कि पारभासी हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से ऐसे कोई भी चीज़ जो पारदर्शक भी होता है वहाँ पे तेल का धब्बा गिरा, तेल थोड़ा सा उसमें लपेट दीजिए, तेल का अगर वहाँ पे उपस्थिति आ जाता है तो पारदर्शक भी नहीं रहता है और अर्ध पारदर्शक हो जाता है नहीं, तो समझ जाइएगा कि क्या है, उसमें वसा है। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा इससे भी मिलता है, वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है और वसा से ऊर्जा भी मिलता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में अगर वसा काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर में जमा हो जाए तो वही मोटापा, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है और इससे कई बीमारियां भी आ सकती हैं, इसलिए वसा भी कंट्रोल में लेना चाहिए। अच्छा, वसा के स्रोत क्या है? मूंगफली, तिल, गिरी, तेल जंतु से एक मिलता है जो अंडा, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन, इस सभी में वसा पाया जाता है। मतलब सीधा जानिए, जिसमें चिकनाहट हो, चिकनापन जो होता है, उस सभी चीज़ों में वसा की उपस्थिति मौजूद होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विटामिन में। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, ये सभी के इसके अलावा भी जैसे विटामिन बी है तो B1, B2 ऐसे भी होता है। तो जैसे विटामिन B12, दूध जो है, दूध से जब दही बनता है तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में उसमें विटामिन B12 ऑटोमेटिक आ जाता है, विटामिन B12। तो आगे हम लोग जानेंगे विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन के एक समूह है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उसी में एक B12 भी आता है। इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ना है डिटेल, और लोग डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 6 में इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, बस ऊपर ऊपर ही। चलिए, हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है विटामिन की। जैसे विटामिन ए किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो हमारे त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए जरूरी है। रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है विटामिन सी। विटामिन डी क्या करता है? तो हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, मतलब कि अस्थि और दांत के लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन डी, क्योंकि इसमें कैल्शियम की उपस्थिति होती है। और विटामिन डी, कैल्शियम विटामिन डी से प्राप्त किया जा सकता है और हमारे शरीर में जो अस्थि और दांत है वो मजबूत करता है। ठीक है, आगे जो अगर आपको विटामिन डी प्राप्त करना है नेचुरली रूप से, तब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी मिलता है। जैसे सुबह सुबह का जो लालिमा होती है सूर्य का, उस समय विटामिन डी भरपूर मात्रा में उस समय मिलेगा आपको। इसलिए सुबह सुबह जब सूर्य की लालिमा होती है तो उस समय बाहर टहलना चाहिए। खनिज लवण के बारे में जानिए। हमारे शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जैसे खनिज लवण के स्रोत का क्या है? तो आयोडीन, अदरक और केकड़ा। आयोडीन, अदरक और केकड़ा में खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो नमक है, नमक अगर आयोडीन लेते हैं, आयोडीन युक्त नमक लेते हैं तो उसमें खनिज लवण मौजूद रहता है। फास्फोरस के स्रोत, दूध, केला और गेहूँ, इस सभी में फास्फोरस मौजूद रहता है। लोहा मौजूद रहता है पालक, सेब और यकृत में। याद रखिएगा, खनिज लवण आयोडीन, अदरक, केकड़ा में फास्फोरस, दूध, केला और गेहूं में फास्फोरस मौजूद रहता है। अच्छा, लोहा का स्रोत है पालक, सेब और यकृत में आयरन पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है दूध और अंडा में, दूध अंडा में कैल्शियम पाया जाता है। रुक्षांश के बारे में जानेंगे। यह हमारे शरीर को आहारी रेशा मतलब फाइबर तथा जल की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए आहारी रेशा रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, रुक्षांश जो होता है हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि
ये ऐसे पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करता, लेकिन रुक्षांश जो होता है ये जैसे सेलुलोज युक्त, जैसे रुक्षांश है सेलुलोज युक्त जो भोजन करते हैं हम लोग उसमें पाया जाता है, या सेलुलोज के ऐसे भी रुक्षांश जो है सेलुलोज को उत्पन्न करता है और क्या करता है कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है या अनपच पदार्थ है जो पचा नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है, और इससे एसिडिटी वगैरह गैस वगैरह की शिकायत से छुटकारा मिलता है। और क्या होता है कि अगर रुक्षांश का रुक्षांश और क्या करता है, इसका काम रहता है कि शरीर में जो गैस बन रहा है या मल वगैरह ढीला है उसे बांधकर और उसमें से पानी को अवशोषित करके और मल को चिकनाहट प्रदान करके बाहर निकालने में मदद करता है, ताकि हमारा जो आहार नाल है या आंत है या आंत को साफ करने का भी काम करता है ये, इसलिए हमारे शरीर में ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए क्या क्या खाएं कि हमारा पेट स्वस्थ रहे और पेट से ही पूरा शरीर कंट्रोल, देखिए पूरा शरीर कंट्रोल तो ऐसे पूरा करता है माइंड, दिमाग, मस्तिष्क, लेकिन अगर रोग की बात की जाए कि रोग उत्पन्न कहाँ से होता है तो ज़्यादातर रोग लीवर से ही उत्पन्न होता है, आंत से ही उत्पन्न होता है। तो इसके लिए अगर आंत आपका सही है तो आधा बीमारी से आप छुटकारा पाए रहेंगे। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, ये सब भरपूर मात्रा में आप लोग खाइए ताकि हमारा पेट भी स्वस्थ रहे। इसके लिए सलाद भी खाइए, सलाद में भी बहुत भरपूर मात्रा में सब होता है। और जो जो भोजन आसानी से पचे वो भी वही लेना चाहिए, ठीक है। जटिल भोजन हम लोग को नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है और जल भोजन में उपस्थित पोषकों को, देखिए जल के बारे में कह रहा है कि जल क्या करता है कि भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट जैसे पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। देखिए जो रुक्षांश है ना, कोई अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र और पसीना अपशिष्ट पदार्थ ही है, इसे भी हमारे शरीर मल के अलावा मूत्र और पसीने को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अच्छा, आहार के बारे में जानिए। सामान्यतः पूरे दिन जो भी कुछ हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। दिन भर में कुछ अगर हम कुछ भी खाएं सभी आहार के अंतर्गत ही आएगा। तो हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए, मतलब संतुलित आहार लेना चाहिए जब भी खाइए। तो ये नहीं है कि एक बार एकदम मिल गया तो पूरा थाली भर एकदम थाली पे थाली उड़ा दिए, ऐसा नहीं करना है। संतुलित आहार ही करना है, बैलेंस डाइट, बस जितना हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट रहे उतना ही खाना चाहिए। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिन्हें हमारे शरीर की आवश्यकता हो। जो जो आवश्यकता हो वो सब एक उचित मात्रा में लेना चाहिए हम लोग को, जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज में मूंग और चना, ये सब ये रेगुलर लीजिए। थोड़ा मात्रा में, जितना आपका वर्कआउट हो उतना ही मात्रा में लीजिए। जैसे आपका ऑफिशियल वर्क है, आप बैठ के काम कर रहे हैं तो एक मजदूर वाला भोजन आप ना करें, आपका शरीर को हानि ही होगा, ठीक है। और जो मजदूर हैं वो शारीरिक वर्क कर रहे हैं और अगर भोजन लेंगे ऑफिशियल वर्क वाला लोगों के जैसा, मतलब थोड़ा थोड़ा, तो उनके लिए भी वो पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि संतुलित आहार ही लेना चाहिए। जो जैसा वर्कर हैं उसी के अनुसार खाना भी खाएंगे। आगे केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, सब्जियां, ये सभी भी भरपूर मात्रा में न लेकर बैलेंस डाइट के रूप में भी हम बैलेंस डाइट के रूप में ही लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही आज का चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों। भोजन के घटक आज का चैप्टर का नाम था। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका MCQ सॉल्व करते हैं। और अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने स्टेटस में भी लगा लीजिएगा, तो अच्छी बात है मेरी वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का MCQ दोस्तों।
पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? पहला है खनिज, लवण, विटामिन, आहार रेशा। तो बताइए इसमें से क्या होगा सही आंसर। 5 सेकंड का समय देते हैं हम, उसके बाद उसका आंसर बताएंगे। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। ठीक है, मतलब खनिज, लवण और विटामिन दोनों भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित होता है, आहारी रेशा सम्मिलित नहीं होता है, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा है विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सही होगा। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। फर्स्ट है एमिनो अम्ल, सेकंड मंड, थर्ड शर्करा। तो बताइए इसमें से कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन नहीं है। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा में कौन कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। हम लोगों ने ये पढ़ा है आज की क्लास में। तो आंसर दीजिए इसका। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अमीनो अम्ल नहीं है, बाकी मंड और शर्करा मतलब स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं। ठीक है, आगे। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनती है। दूसरा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। हम लोगों ने चर्चा भी किया आज कि वसा की मात्रा अधिक मोटापे के कारण बनती है, और ये जो वसा है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन ये गलत इसलिए होगा क्योंकि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, जो गलत कह रहा है ये। आगे हम लोग 5 नंबर में आते हैं। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से ही प्राप्त होती है। दूसरा कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। तो बताइए इनमें से कौन सही है। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसमें सही है सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन असत्य है। ए कह रहा है विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोग लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है दोस्तों। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य है, गलत कौन है। ये गलत हो जाएगा। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसमें गलत हो जाएगा विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। खनिज अभावजन्य रोग, ए में है कैल्शियम अस्थि क्षय, बी में है आयोडीन घेंगा या ग्वाइटर, 3 में है लौह दंत क्षय। क्या होता है अगर खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में नहीं हो, तीनों में क्या क्या हो सकता है।
तो बताइए इसमें से जो ऑप्शन है उसका आंसर कौन सा सही आंसर हो सकता है। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है। इसमें हम लोग विस्तृत चर्चा किया था आज के वीडियो में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 5 सेकंड आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। तो आशा करते हैं दोस्तों कि काफ़ी अधिक संख्या में आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा अगर आप वीडियो ढंग से देखे होंगे दोस्तों। और इसी तरह का हम लोग 12th तक अगर इसी प्रकार से चलते रहें तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट से आए, बस करेंट छोड़ के और मैथ छोड़ के जो भी क्वेश्चन आए हम लोग सॉल्व कर देंगे उसको, जैसा भी क्वेश्चन आए, क्योंकि हम लोग गहराई में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और सतही ज्ञान से अब काम नहीं चलेगा। बीपीएससी जो अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने भी कहा कि सतही ज्ञान अब नहीं चलेगा दोस्तों, अब डेप्थ में जाकर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं आप और बेल आइकन को दबा देते हैं तो आपको तैयारी पक्की है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। तब तक के लिए कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी समय।